हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी पीआईबी टॉप 150 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। और इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू ईपीएफओ नॉर्म्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हमें बताना है कि नीचे दिए गए जो क्लेम्स है इनमें से कौन सा क्लेम ऐसा है जो कि ऑटो सेटल नहीं किया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा। अब ये क्या सिचुएशन है पूरी वो समझते हैं। तो देखो, जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे एज अ एम्प्लॉय, आप वहां पे नौकरी कर रहे हो और आपकी जब भी सैलरी आएगी तो आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। और वो अमाउंट कहाँ जाएगा? आपके ईपीएफओ अकाउंट में। ईपीएफओ अकाउंट में। और जितना अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा उतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब आपकी सैलरी से अगर 100 रुपए कटे तो 100 रुपए एम्प्लॉयर डालेगा, 200 रुपए आपके ईपीएफओ अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ऐसे आपके ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। फिर आपको कभी अगर इमरजेंसी हो तो आप उस अकाउंट में से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो। ईपीएफओ अकाउंट में से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो। उसके लिए आपको एक क्लेम रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। तो पहले क्या होता था, जब भी आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉल करोगे और क्लेम रिक्वेस्ट डालोगे तो पहले उस क्लेम रिक्वेस्ट को चेक किया जाता था, फिर उसको अप्रूव किया जाता था मैन्युअली। ठीक है, खुद से किया जाता था बाय पर्सन। कोई पर्सन वहां पे ईपीएफओ ऑफिस में बैठा होगा, वो आपके क्लेम को पहले चेक करेगा, फिर उसे अप्रूव करेगा मैन्युअली। फिर क्या हुआ, कोविड 19 आया। उस टाइम क्या हुआ, काफी ज्यादा लोगों ने अपना ईपीएफ अकाउंट से अपना विड्रॉल करना स्टार्ट किया। अब इतने ज्यादा विड्रॉल आ गए कि भाई मैन्युअली चेक करना और मैन्युअली अप्रूवल देना काफी दिक्कत हो गई। तो उस टाइम क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें से अगर कोई व्यक्ति, ईपीएफ अकाउंट में से कोई व्यक्ति अपना 1 लाख रुपया निकाल रहा है, 1 लाख या उससे कम रुपया निकाल रहा है, तो उसको कोई भी मैनुअल अप्रूवल या मैनुअल चेक की जरूरत नहीं है, वो ऑटो सेटल हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने अगर अपने मेरे ईपीएफ अकाउंट से समझ लो 30,000 रुपए विड्रॉल करने हैं, मैंने क्लेम डाल दिया 30,000 का, तो किसी को बैक एंड पे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो सेटल हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। पर अगर 1 लाख से ऊपर की रिक्वेस्ट डालता हूं तो वो मैन्युअली चेक भी किया जाएगा और मैन्युअली अप्रूव किया जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस 1 लाख वाले क्राइटेरिया को बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 लाख। अगर अब कोई व्यक्ति 5 लाख या उससे कम का क्लेम क्लेम ले रहा है, उससे कम का अपना ईपीएफ से विड्रॉल कर रहा है, तो वो ऑटो सेटल हो जाएगा। और अगर 5 लाख से ऊपर के पैसे निकाल रहा है वो अपने ईपीएफ अकाउंट से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली चेक करना पड़ेगा और मैन्युअली अप्रूव करना पड़ेगा, वो ऑटो सेटल नहीं होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो है आपका, वो ऑटो ऑटो सेटल नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मैन्युअली चेक करना पड़ेगा एंड मैन्युअली अप्रूवल देना पड़ेगा। बाकी सारे अमाउंट जो हैं वो 5 लाख से नीचे के हैं, तो 5 लाख या 5 लाख से नीचे वाले अमाउंट ऑटो सेटल हो जाएंगे, और 5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली चेक एंड मैन्युअली अप्रूवल देना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई। और लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख। और जब आप क्लेम रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, क्लेम की रिक्वेस्ट डालोगे, तो आपका 72 आवर्स के अंदर सेटलमेंट भी हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। 3 डेज के अंदर आपकी सेटलमेंट भी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। हमें बताना है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एंड इंडिया के रिगार्डिंग नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जिसको हम सीआईपी भी बोलते हैं, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपना भी रिसेंटली साउथ एशियन रीजनल सेंटर खोला है। और वो कहाँ खोला है, आगरा में। यूपी के आगरा में इन्होंने अपना साउथ एशियन रीजनल सेंटर खोला है। तो सीआईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है हमारा लीमा, पीरू में। अब यहां पे दो क्वेश्चन और बनते हैं। पहला, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है पोटैटो का। पोटैटो सबसे ज्यादा कौन से कंट्री में उगाया जाता है, कौन सी कंट्री से प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है हमारी चाइना। और इंडिया की रैंक कौन सी है, नंबर 1 पे तो चाइना आ गई, इंडिया की रैंक कौन सी है, इंडिया की रैंक है सेकंड। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इंडिया 78 मिलियन टन पोटैटो प्रोड्यूस करता है और ये ग्लोबल लीडर है। इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं है, ग्लोबल लीडर कौन है, चाइना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। बाकी चारों ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन भी सही है कि सीआईपी ने अपना साउथ एशिया रीजनल सेंटर कहाँ खोला है, आगरा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर लीमा, पीरू में है। इंडिया की रैंक सेकंड आती है पोटैटो प्रोडक्शन में, नंबर 1 पे कौन है, चाइना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ठीक है। गलत कौन सा था आपका, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के ऊपर।
हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5th एडिशन है जो कि नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा, वो कौन सी सिटी होस्ट कर रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। तो जो हमारा 5th एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, वो कहाँ कंडक्ट किया जाएगा, वो कहाँ होस्ट किया जाएगा, जयपुर में। और यहाँ की होस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी होगी आपकी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, वो होगी आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी। एंड को होस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी होगी आपकी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों कहाँ लोकेटेड है, जयपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, जयपुर सिटी। जयपुर सिटी होस्ट करेगी हमारे 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के ऊपर, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। अब यहाँ पे हमें यह बताना है कि जो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट लॉन्च किया गया है, ये किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली क्या बात है, जो भी पाकिस्तान का इलीगल गुड्स हैं, पाकिस्तान के इलीगल गुड्स हैं जो कि इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, जो कि इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं वाया थर्ड पार्टी, वाया थर्ड कंट्री। अब देखो, पाकिस्तान डायरेक्टली इंपोर्ट करेगा, इंडिया डायरेक्टली इंडिया को भेजेगा, वो तो पहले सस्पिशियस हो जाएंगे, पहले ही नजर में आ जाएंगे। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो इलीगल गुड्स है उसको किसी तीसरी कंट्री के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो इलीगल गुड्स तीसरी कंट्री के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए ये ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये किस लिए किया गया है, ताकि जो पाकिस्तान ओरिजिन के गुड्स हैं, इलीगल गुड्स जो कि इंपोर्ट किए जा रहे हैं थर्ड कंट्री के द्वारा, उसको हम पकड़ सके, उसको रोक सके। उसके लिए ये ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इंडिया की पहली एनबीएफसी कौन बनी है जो कि डील करेगी इन मैरीटाइम सेक्टर। हमें यहां पे ये बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी पहली एनबीएफसी है जो कि डील करेगी इन मैरीटाइम सेक्टर। तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया की पहली एनबीएफसी बनी है जो कि डील करेगी किसमें, मैरीटाइम सेक्टर में। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, ये जो सागर सेतु दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये सागर सेतु जो है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। और किस लिए लॉन्च किया है, ताकि जो भी आपका इंडिया का लॉजिस्टिक एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम है, उसको और ज्यादा बूस्ट किया जा सके थ्रू दिस सागर सेतु प्लेटफॉर्म। अब यहां पे एक चीज और याद रखना, दृष्टि भी लॉन्च किया गया है, दृष्टि फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है, ये इसलिए लॉन्च किया गया कि इंडिया के जो भी मैरीटाइम सेक्टर्स में गोल्स हैं, उनको और जल्दी अचीव किया जा सके। इसलिए इसको अचीव करने के लिए, जो भी मैरीटाइम सेक्टर के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए इस दृष्टि फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। तो आपने कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि दृष्टि की फुल फॉर्म क्या है, दृष्टि फ्रेमवर्क जो है उसमें दृष्टि की फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन नेशनल टर्मरिक बोर्ड के रिगार्डिंग। अब देखो, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में जिक्र हो गया था ईयर 2023 में, पर ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है, उसका इनॉग्रेशन किया है रिसेंटली किसने, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो हमारे को यह बताना है कि जो हमारा नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, निजामाबाद तेलंगाना में। तो जो हमारा नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में है, निजामाबाद तेलंगाना में। अब यहाँ पे आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा टर्मरिक कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है। टर्मरिक क्या होता है आपका, हल्दी। तो सबसे ज्यादा हल्दी कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन जियो स्टैट्स के ऊपर। अब ये जियो स्टैट्स क्या है, ये है एक मोबाइल ऐप जिसको लॉन्च किसने किया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने, जो कि आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो जियो स्टैट ऐप है, इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करेगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट किए गए होंगे, वो सभी स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन इस ऐप में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी स्टैट्स आपके सामने रखता है, कभी भी रखे होंगे पीछे, आगे रखेगा, वो सारे के सारे स्टैट्स की इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप के अंडर मिल जाएगी। जिसको डेवलप किसने किया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। अब यहाँ पे एक आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि देखो, ये जो ऐप है ये लॉन्च की गई थी आपकी कब, स्टैटिस्टिक्स डे के दिन, स्टैटिस्टिक्स डे के दिन। तो आपका स्टैटिस्टिक डे कौन सी डेट को बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है आपका 29 जून को।
और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी आपकी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। और ये जो स्टैटिस्टिक्स डे है, ये किस लिए बनाया जाता है? ये बनाया जाता है एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रसन्नता प्रसन्नता चंद्रा मालोबीस मालोनोबिस। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स डे, जो कि कब बनाया जाता है? 29 जून को। इस बार की थीम क्या थी? 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन क्रूज टूरिज्म के ऊपर। अब इंडिया में साथ ही साथ साउथ एशिया में क्रूज टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए क्या कंडक्ट किया गया है? फर्स्ट एवर आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कंडक्ट किया गया है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो फर्स्ट एवर आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कंडक्ट किया गया है, ये कौन सी सिटी में कंडक्ट किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। तो जो फर्स्ट एवर आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कंडक्ट किया गया है, वो कहां कंडक्ट किया गया है? चेन्नई में। तो यहां पे देखो, आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है एक, कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है? तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, टोटल कितनी कंट्रीज है? टोटल 10 कंट्रीज है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और 10 कंट्री कौन कौन सी हैं आपकी? जैसे कि आपकी होगी ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये 10 कंट्रियां हैं आसियान की मेंबर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के ऊपर। अब ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट क्या होता है? जो वेस्ट का यूज करके एनर्जी बनाता है। तो सरकार ने क्या बोला है, पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सरकार ने क्या बोला है? आप जब भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाओगे, तो हम क्या करेंगे? आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? CFA, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो पहले क्या होता था, जब भी आप कभी एक प्लांट बनाओगे, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जैसे कि समझ लो ये ABC प्लांट है, ABC वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। तो जब भी आप कोई प्लांट बनाओगे, तो आपने क्या बताना है? उस प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर, मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। जैसे समझ लो ये ABC प्लांट की है अपनी 100 मेगावाट। अब यहाँ पे अगर इस ABC प्लांट को सरकार से CFA चाहिए, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? जो भी इसका PLF है, प्लांट लोड फैक्टर, उसका 80% अचीव करना पड़ेगा। जब तक ये 80% अचीव नहीं करेगा, इसको सरकार से CFA नहीं मिलेगा। तो पहले ये क्राइटेरिया होता था अगर आपको CFA चाहिए सरकार से। तो यहाँ पे क्या होता था, काफी ज्यादा जो प्लांट्स हैं वो अपना 80% वाला क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाते थे, या 80% वाला क्राइटेरिया मैच करने में उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, जिससे ये CFA बहुत लेट में मिलता था उन प्लांट्स को। तो एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। और फिर ज़्यादा लोग मोटिवेट भी नहीं हो पा रहे थे कि भाई पहले कौन 80% तक पहुंचेगा, फिर जाके सरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, तब तक जेब से पैसे लगाओ, तो ये तो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें काम भी नहीं कर रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोले, सरकार ने इसके क्राइटेरिया में थोड़े से चेंजेस लाए। सरकार ने क्या बोला, जो भी आपको CFA मिलना था, जो भी आपको CFA मिलना था, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 50-50 की रेशो में। 50-50 की रेशो में आपके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपको कब मिल जाएगा? जिस दिन आपका प्लांट ऑपरेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन आपका प्लांट ऑपरेशन करने के लिए रेडी होगा, आपको क्या करना होगा? एक कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट लेना होगा कि भाई मेरा प्लांट पूरी तरह बन के तैयार है, अब ये ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। तो आपको एक कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट लेना होगा, और जिस दिन आपके पास कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस दिन आपको CFA का पहला पार्ट मिल जाएगा। पहला पार्ट मिल जाएगा, पर बदले में आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। बैंक गारंटी, अब ये क्यों देनी पड़ेगी, इसकी बात जिक्र हम बाद में कर लेंगे। पहले ये बात समझिए, जिस दिन मेरा प्लांट की मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी और वो ऑपरेशन के लिए स्टार्ट है, तो मैं क्या करूंगा? एक कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट लूंगा, और जिस दिन मेरे पास कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट आ गया, उस दिन मेरे को CFA की पहली किश्त आ जाएगी, मेरे को पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, और बचा हुआ पैसा मेरे को दूसरी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया बोला है सरकार ने, कि देखो
अगर आपसे 80% वाला क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो आपको कम से कम 50% वाला क्राइटेरिया मैच करना पड़ेगा। मतलब आपके प्लांट लोड फैक्टर जितना भी है उसका आप 50% वाला क्राइटेरिया मैच कर लो कि उसका 50% एनर्जी प्रोड्यूस कर लो, आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पर आपको पूरी सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? जब आप 80% अचीव कर लोगे। अगर आप 60 पे ही रुक गए तो आपको रेशो के हिसाब से सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर रखा है कि एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जिसको सेंट्रल से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना था कितने का, 100 करोड़ का। इसके पास कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट भी है और इसने अपना टारगेट कितना अचीव किया है, 70%। तो इसको 100 करोड़ में से कितना पैसा मिला होगा इस प्लांट को, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन, क्या इस प्लांट के पास सर्टिफिकेट टू ऑपरेट है? बिल्कुल है। तो इसको जितना भी सीएफए मिलना था उसको पहले आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। 100 करोड़ है तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका 50 करोड़ का, सेकंड पार्ट हो जाएगा 50 करोड़ का। तो पहला 50 करोड़ तो इसको कब मिल जाएगा? जब इसके पास सर्टिफिकेट टू ऑपरेट आ जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि इसके पास सर्टिफिकेट टू ऑपरेट है, तो पहला 50 करोड़ तो इसको मिल गया। अब बात बची सेकंड वाले 50 करोड़ की। सेकंड वाले 50 करोड़ के लिए इसको मिनिमम टारगेट कितना कंप्लीट करना था, 50%। इसने कर कितना दिया, 70%। तो मतलब ये सेकंड वाले पार्ट के लिए एलिजिबल है। पर 50 करोड़ में से इसको कितना मिलेगा? अगर देखो इसका ये जो परसेंटेज है ये होता अगर इसका 80%, तो इसको 50 करोड़ का 50 करोड़ मिल जाता, 50 करोड़ पूरा ही मिल जाता। इसने कवर कितना किया है, 70%। तो 70% पे कितना मिलेगा इसको? जैसे हम बचपन में नहीं करते थे, 1 रुपए की 2 टॉफियां तो 2 रुपए की कितनी टॉफी होंगी, वो वाला क्वेश्चन है ये। 80% में इसको 50 करोड़ पूरा का पूरा मिलना था, 70% में कितना मिलेगा? एक्स कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/80 इंटू 70। तो ये कितना आया आपका सॉल्व करके, ये आया आपका 43.75 करोड़। अगर ये पूरा 80% क्राइटेरिया मैच कर देता तो इसको पूरा का पूरा 50 करोड़ मिल जाता। इसने 70% क्राइटेरिया मैच किया है तो इसको 43.75 मिला है। अगर ये 60% क्राइटेरिया मैच करता तो क्या इसको कितना मिलता? तो इसको मिलता 50/80 इंटू 60। अगर ये 50% वाला क्राइटेरिया मैच करता तो इसको कितना मिलता, 50/80 इंटू 50। और अगर 50 से नीचे जाता तो इसको सेकेंड पार्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको फिर सेकेंड पार्ट नहीं मिलता। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक गारंटी क्यों लेती है? बैंक गारंटी इसलिए लेती है कि बंदा कहीं सर्टिफिकेट टू ऑपरेट ऑब्टेन करके पहला पार्ट लेके भाग ही ना जाए, फिर वो प्लांट चलाए ना। क्योंकि उसको देखो यहाँ पे जैसे इसमें था, इसने एक प्लांट बनाया, इसने सर्टिफिकेट टू ऑपरेट कलेक्ट किया सरकार से, मतलब सर्टिफिकेट टू ऑपरेट ऑब्टेन किया और पहली किस्त ले ली 50 करोड़ की, और इसके बाद इसने ये प्लांट चलाया ही नहीं, इसको बेच दिया, भाग गया ये। फिर सरकार का तो 50 करोड़ का नुकसान हो गया कि भाई बंदे ने प्लांट भी बनाया, इसने बिजली एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं की। तो उस चीज से बचने के लिए सरकार क्या करती है, आपको पहली किस्त तो दे देगी पर बदले में आपसे बैंक गारंटी ले लेगी। ठीक है, और दूसरी किस्त के लिए कितना करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 50% टारगेट मैच करना पड़ेगा। और अगर आपको दूसरी किस्त पूरी की पूरी चाहिए तो आपको 80% अचीव करना पड़ेगा। और अगर आपने 50 से 80 के बीच में अचीव किया तो आपको रेशो के हिसाब से पैसे मिलेंगे। समझ लो एक बंदे ने 55% अचीव कर लिया, ठीक है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 50 करोड़ अपॉन 80% इंटू 55%। इसको सॉल्व कर लोगे उसका अमाउंट आ जाएगा। तो मतलब ये प्रोपोर्शनेट है, सेकंड किस्त जो होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने पे उसको 50 करोड़ मिले, 70% कंप्लीट करने पे उसको 43.75 करोड़ रुपीस मिले, टोटल कितना मिला उसको, 93.75 करोड़। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एमओयू। अब यहां पे क्या बोला है, जो हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इसने एमओयू कौन सी आईआईटी के साथ साइन किया है ताकि जो हमारा पावर सेक्टर है उसमें और ज्यादा रिसर्च हो सके और ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है हमारा, इससे मतलब होता है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जो पावर सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके और उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कौन सी आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया है? तो यहां पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी रुड़की। और ये जो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर।
ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।